जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइज ऑफ गजनी यानी कि गजनी के उत्थान के बारे में, किस तरह से ये सत्ता में है। इससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अरबों ने किस तरह से सिंध पर आक्रमण किया और उस साम्राज्य को लूटा और लूट करके लेकर गए और कई स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना करके, दास बना करके ले गया। तो हिस्टोरियन ये कहते हैं कि अरबों का जो आक्रमण था वो भारत के ऊपर बिल्कुल भी उसका प्रभाव यानी इम्पैक्ट ना के बराबर पड़ा। कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा जिसकी वजह से हो सकता है कि इन राजाओं ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और कुछ भी चेंजेस हुए हमें भारत में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो भी बिल्कुल ज़ीरो था। तब हम देखेंगे गजनी का उत्थान किस प्रकार से हुआ। हमने बैकग्राउंड देख लिया, अब हम देखेंगे परिचय। तुर्क जाति के लड़ाकू सैनिक, जैसा कि हम जानते हैं कि इराक, ईरान के जस्ट बगल में है तुर्की यानी टर्की जिसको हम बोलते हैं, वो देश। तो वहाँ के कई ऐसे लड़ाकू सैनिक थे, तुर्क जाति के लड़ाकू सैनिक थे जिन्हें खलीफा राज यानी कि अब्बासी खलीफा राज्य के जो खलीफा होते थे उन्होंने इन्हें नियुक्त किया। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि ये खलीफा की रक्षा कर सके। ठीक है, क्योंकि इस टाइम में ऐसा हो रहा था कि खलीफा अब युद्ध युद्ध और फिर युद्ध की नीति बनाना, इस सारी चीज़ों से दूर होकर के वो लग्जूरियस लाइफ जीने लगे थे, जिसकी वजह से वो कंफर्ट जोन में चले गए। और आपको पता ही है, कंफर्ट जोन में जाने से जितने भी सपने होते हैं वो सबके सब चूर हो जाते हैं। तो यही इनके साथ भी हुआ। खलीफा जो थे विलासिता में से ग्रस्त हो गया, जिसके वजह से उन्होंने तुर्क जाति के लड़ाकू सैनिकों को अपने बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ये लड़ाकू सैनिक जो थे, जो तुर्क लड़ाकू सैनिक थे, ये धीरे धीरे, इनके पास शक्ति तो कई बहुत सारी थी। इनको, तुर्क सैनिकों को भारत के क्षत्रियों से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इनकी स्थिति जैसे भारत में क्षत्रियों की थी उसी तरह इनकी तुर्क में थी। तो इस तरह से इनके पावर में बढ़ोतरी होती गई और ये इन्होंने क्या किया, बाद में खलीफा को डरा धमका करके अपने आप को ऊंचे पद पर इन्होंने बिठा लिया। और इस तरह से इनका पावर तब और ज़्यादा बढ़ गया जब इनके इनके लिए सेना का संगठन कर दिया गया, यानी कि इनके लिए सेना ऑर्गेनाइज कर दी गई। इन्होंने खलीफा को डराकर ऊंचे पद प्राप्त कर लिए। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे अज़म जो कि एक स्थान है, वहाँ पर कई राजवंश आगे बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे। उनमें 4 जो वंश थे, डायनेस्टी थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो थे पहले ताहिरी वंश, सफ़विद वंश, बुंदेल वंश और समानी वंश। इसमें हम सिर्फ वही वंश के बारे में बात करेंगे जिस वंश से रिलेट होने के बाद उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया वो समानी वंश से उनका बैकग्राउंड की शुरुआत होती है। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है गजनी साम्राज्य और ये कहाँ तक फैला हुआ ये आप देख सकते हैं। मैप देख सकते हैं, बल्ख, हेरात, काबुल, मेरू, बुखारा, निशापुर, तेहरान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं गजनी एम्पायर। अब हम देखेंगे जैसे कि समानी वंश के बारे में। तो समानी शासक इस्माइल बिन अहमद के बॉडीगार्ड थे अलप्तगीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात करेंगे अलप्तगीन के बारे में, फिर हम बात करेंगे उसके गुलाम सुबुक्तगीन के बारे में। तो समानी शक इस्माइल बिन अहमद के अंगरक्षक थे अलप्तगीन। उसके बाद अब्दुल मलिक के रहे। तो अब्दुल मलिक का क्या हुआ कि 961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और और इस टाइम में बंटवारे की स्थिति पैदा हो गया। और बंटवारे में 2 दावेदार थे। एक तो थे अल्पवयस्क बच्चे जो कि अभी बालिग नहीं हुए थे, दूसरे अब्दुल मलिक के भाई जिनका नाम था साले। तो अलप्तगीन ने क्या किया, उसने अल्पवयस्क बच्चे का साथ दिया। बाकी बहुत सारे सरदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब्दुल मलिक के भाई साले का साथ दिया, जिसके वजह से अलप्तगीन के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई। उसके बाद फिर अलप्तगीन ने क्या किया, वो वहाँ से निकल गया। वो वहाँ से निकलने के बाद वो आगे बढ़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिल करके 962 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया और उसके बाद 963 ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके उत्तराधिकारियों के रूप में अबू इशाक, बिलकातिगीन और पारतिगीन 3 उत्तराधिकारी थे, जिसमें पारतिगीन के जो सबसे लास्ट में जिन्होंने सत्ता संभाली वो पारतिगीन थे, जिनकी मृत्यु 977 ईस्वी में हो गई। इनकी स्थिति फॉर्मेलिटी के रूप में गवर्नर के रूप में ही थी,
977 ईस्वी में सुबुक्तगीन, जो कि अलप्तगीन का ग़ुलाम था, वो सत्ता में बैठा। ठीक है, वो बेसिकली एक योग्य शासक था और उसका जो शासनकाल था वो 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसने क्या किया, काबुल घाटी, लमगान क्षेत्र और इस तरह के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। जयपाल, जो कि हिंदू शाही वंश के राजा थे, उनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। काबुल घाटी, लमगान, सिंधु नदी और झेलम नदी तक का इतना बड़ा साम्राज्य जयपाल के अंतर्गत आता था, जयपाल शाही वंश के राजा के अंतर्गत आता था। तो सुबुक्तगिन ने क्या किया, इनके ऊपर 2 बार आक्रमण किए। पहले तो 986 ईस्वी में, उसके बाद फिर 991 में आक्रमण किया। इन दोनों आक्रमण के बाद क्या हुआ, 50,000 दिरहम सालाना उन्हें देने पड़ते थे और कुछ हाथी सुबुक्तगिन को देने पड़ते थे, जिसकी वजह से जयपाल की जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी बहुत डामाडोल हो गई थी। तो इस प्रकार से जैसे कि काबुल घाटी, लमगान, सिंधु और झेलम तक का साम्राज्य सुबुक्तगिन के अंतर्गत आ गया था। इससे तुर्कियों को वो मिल गया था जिससे वह भारत में प्रवेश कर सकते थे और भारत में के आंतरिक भागों में पहुंचने के बाद, भारत के कई हिस्सों को जीतने के बाद वो उन्हें अपने साम्राज्य में मिला सकते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ बैकग्राउंड देखा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में, उसके आक्रमण करने के रीजंस के बारे में, उसके बाद फिर उसने किन किन जगहों पर आक्रमण किया, उसके पूरे कैंपेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।